तो पहली न्यूज़ जो हमको डिस्कस करनी है वो द हिंदू के एक आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल का नाम है या फिर आर्टिकल की हेडिंग थी हाउ वेयर न्यू इलेक्शन कमिश्नर सेलेक्टेड। बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल द हिंदू में ये छपा था। इसमें इलेक्शन कमीशन 1950 के बाद से जिस तरह से काम कर रही है आज तक उसकी पूरी टाइमलाइन डिस्कस की गई है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन कुछ वजहों से न्यूज़ में था, उन वजहों को भी उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया। तो प्री एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत काम का है। तो वही आर्टिकल में से मैंने आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं और वही मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो समाचार यह है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 2 रिटायर्ड आईएएस अफसरों को, जिनमें से एक का नाम ज्ञानेश कुमार है और दूसरे का नाम सुखबीर सिंह संधू है, इनको इलेक्शन कमिश्नर्स के तौर पर अपॉइंट कर दिया है। और इसी के साथ में जो इलेक्शन कमीशन में वैकेंसीज क्रिएट हो गई थी उनको फाइनली फिल कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ में 2 और अफसर्स होते हैं, 2 और आपके अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया और उनके साथ में 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए। हुआ ये कि फरवरी के महीने में एक इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो गए थे और दूसरा इलेक्शन कमिश्नर मार्च के महीने में रिजाइन करके घर चले गए। तो इसके चलते इलेक्शन कमीशन में वैकेंसीज क्रिएट हो गई थी। अब उन वैकेंसीज को भरा गया है। एक इंटरेस्टिंग बात जो आती है वो ये है कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू वो पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जिनको 2023 में भारत की संसद ने कानून पास किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, इसके तहत में अपॉइंट किया है। ये कानून पिछले साल बना था इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। तो इस कानून के तहत में होने वाली जो पहली 2 भर्तियां हैं ये इन दोनों व्यक्तियों की हैं, ज्ञानेश कुमार साहब की और सुखबीर सिंह संधू की। तो ये तो अपनी न्यूज़ हो गई। अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट हुआ कैसे? इस कानून के तहत में हुआ था, मगर इनका अपॉइंटमेंट हुआ कैसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। इस कानून में ये लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, कौन व्यक्ति ये इस पद पर अपॉइंट होगा, ये डिसाइड करेगी एक 3 मेंबर्स की सिलेक्शन कमेटी। 3 लोग साथ में बैठेंगे और ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना है या फिर किसको अदर इलेक्शन कमिश्नर बनना है। इस कमेटी में होंगे भारत के प्रधानमंत्री, उनके साथ में होंगे एक यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर। तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की तौर पर इस वक्त इस कमेटी में होम मिनिस्टर साहब हैं। एंड तीसरे व्यक्ति होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो ये 3 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे या फिर इन 3 लोगों की कमेटी मिलकर डिसाइड करेगी कि कौन जो है वो भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स या इसको हिंदी में जो आपका चुनाव आयुक्त बोलते हैं वो बनेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि ये 3 लोग हर किसी को अपॉइंट कर दें, इनके मन में जो आ रहा है उस व्यक्ति को ये उठा के जो है सीईसी या फिर ईसी के तौर पर अपॉइंट कर दें। इन लोगों को भी जो नाम मिलते हैं जिनमें से इनको सेलेक्ट करना होता है किसी व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर, ये नाम सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी एक दूसरी कमेटी के पास है जो जिसको सिलेक्शन कमेटी बोला जाता है। इस सिलेक्शन कमेटी में लॉ मिनिस्टर होते हैं और उनके साथ में कैबिनेट तो नहीं, सेक्रेटरी रैंक के 2 आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। ये 3 लोग मिलकर ये एक सिलेक्शन कमेटी बना रखी है। ये लोग कुछ नाम डिसाइड करते हैं और वो नाम फिर फॉरवर्ड किए जाते हैं इन 3 लड़कों की अपनी सिलेक्शन कमेटी को, और उन नामों में से फिर एक नाम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है या फिर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर जो है अपॉइंट किया जाता है। तो अभी इन 3 लोगों के पास में, इन 3 मेंबर की कमेटी के पास में 6 नाम इस कमेटी के द्वारा फॉरवर्ड किए गए थे और इन 6 नामों में से फाइनली, क्योंकि अभी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की भर्तियां थी, तो इन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था। ठीक है जी। तो ये पर्टिकुलर जो है व्यवस्था आज की तारीख में बनी हुई है। इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये कानून है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ये कानून ये कहता है कि भारत में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स की भर्ती होनी है उनको कौन डिसाइड करेगा? उनको ये 3 लोगों की कमेटी डिसाइड करेगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, 3 लोग जो है शामिल होंगे। अब ये डिसाइड करेंगे, जिस किसी का भी नाम, उसका नाम प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किया जाएगा और उसके बाद में प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देगा। इन लोगों को किन लोगों के नामों में से किसी का सिलेक्शन करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। इसमें एक लॉ मिनिस्टर होंगे और साथ में आपके कैबिनेट, इसमें आपके सेक्रेटरी रैंक के 2 आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। एंड ये 3 लोग जो हैं अपने एक पर्टिकुलर नामों का पैनल बनाएंगे और वो नामों का पैनल इनको फॉरवर्ड किया जाएगा और उसमें से फिर ये लोग इलेक्ट करेंगे। इसमें से वो लोग सेलेक्ट करके नाम प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करेंगे और वो व्यक्ति अपॉइंट होगा। तो ये व्यवस्था इस कानून के तहत में, जो पिछले साल 2023 में सितंबर के महीने में पास हुआ था, उसके तहत में बनाई गई थी। अब पिछले साल अगर ये व्यवस्था बनाई गई थी तो उसके पहले की क्या स्थिति थी? इसके पहले इलेक्शन कमिश्नर्स कैसे अपॉइंट होते थे? वाजिब सवाल। तो इसका जवाब यह है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 324 ने यह बोला है, या फिर भारत के संविधान के आर्टिकल 324 में जिसने इलेक्शन कमीशन की स्थापना करी है, उसमें यह बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन में एक तो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसके साथ में उतने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे जो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करेगा। यानी कि जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ेगी और भारत के इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज कराना और ज्यादा बल्कि होता चला जाएगा, जैसे जैसे वोटर्स बढ़ेंगे तो इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मदद के लिए ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर्स की जरूरत पड़ेगी। तो किसी वक्त पे आपको कितने इलेक्शन कमिश्नर्स की जरूरत पड़ रही है वो आप उस वक्त के हिसाब से डिसाइड कर लेना। इस थॉट प्रोसेस के साथ में भारत का संविधान, उसका आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन की स्थापना करता है, उसने ये बोला कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा इलेक्शन कमीशन में और साथ में उतने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे जो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम पर फिक्स करेंगे।
अब साथ ही साथ इस कानून में ये भी लिखा हुआ, इस प्रोविजन में ये भी लिखा हुआ था कि दिस प्रोविजन वाज सब्जेक्टेड टू एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट। कल को अगर पार्लियामेंट इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई कानून बनाती है तो फिर वो कानून प्रिवेल करेगा, तब ऐसी कंडीशन में ये आपका ये जो प्रोविजन है ये लागू नहीं होगा। बात को समझिएगा, क्या बोला गया है कि आर्टिकल 324 में एक तो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा ही होगा, साथ में उतने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ में उतने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होंगे जो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करेगा जरूरत या वक्त की सहूलियत के हिसाब से। अगर आपको इस सिस्टम में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बदलाव करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट कानून पास कर ले, और जिस तरीके का कानून वगैरह पास होगा अकॉर्डिंगली फिर उसके हिसाब से आप काम करना। ठीक है, ये व्यवस्था भारत के संविधान ने बनाई थी। अब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में। 1950 से लेकर 1989 तक इलेक्शन कमीशन में सिर्फ आपका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करता था, उसके अलावा कोई दूसरा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया गया, या फिर यूं बोलूं कि एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी के तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो काम करता था, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। मगर 1989 में इस सिस्टम को चेंज किया गया। 1989 के पहले हुआ यह था, 88-87 में कानून बना था जिसके तहत में राजीव गांधी सरकार ने वोटिंग एज जो है उसको कम करके 18 साल कर दिया था 21 साल से। इससे हुआ ये कि वोटर्स की संख्या में एकदम से इजाफा हुआ। इस इजाफे के चलते इलेक्शन कमीशन, ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे वोटर्स को हैंडल करना है और लंबी चौड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करनी है, एक अकेले आदमी के बस का काम नहीं है। इसको सोचकर फाइनली इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। एंड यहाँ से 1989 के बाद से चीफ इलेक्शन कमीशन जो है एक मल्टी मेंबर बॉडी के तौर पर काम करने लगी, या यूं बोलूं कि पहली बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी इसमें अपॉइंट किया गया था। 1991 में भारत की संसद में फिर एक कानून बनाया गया और उस कानून के तहत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनकी सर्विस कंडीशंस को फिक्स किया गया। यानी कि एक बार जब ये अपॉइंट होकर आ जाएंगे तो उनकी पावर्स क्या रहेंगी, इनके फंक्शंस क्या रहेंगे, ये कब तक जो है सर्व करेंगे, कितनी उम्र में रिटायर होंगे, वगैरह वगैरह, इन सारी बातों को जो है इसमें डिस्कस किया गया। 1991 में कानून बनाया गया था उसके तहत में। मगर इस कानून में ये नहीं बोला गया कि इनका अपॉइंटमेंट जो होगा वो किस तरीके से किया जाएगा। अब ये फिर से अपन लौट कर आते हैं, आर्टिकल 324 ने क्या बोला था कि भैया प्रेसिडेंट जो है तो इनका अपॉइंटमेंट करेगा और प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि एक वक्त में आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ में कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, एंड अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाएगा इसको लेकर पार्लियामेंट के पास में पावर है, वो जिस तरीके का कोई कानून बना लेगा उसके बेसिस पर अपॉइंटमेंट वगैरह होना है। बट अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन भारत के राष्ट्रपति को करना है। और अल्टीमेटली 1991 में कानून बनाया भी गया जिसके तहत में सर्विस कंडीशंस कैसी रहेंगी, कितनी एज में रिटायर हो गए, क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, इन सारी चीजों को स्पेसिफाई कर दिया गया। मगर अपॉइंटमेंट अभी भी नहीं बताया गया कि किस तरीके से होगा, या फिर यूं बोलूं कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को लेकर कोई कानून अभी भी नहीं बनाया गया। तो जो प्रोसेस या फिर जो लॉ फॉलो किया जा रहा था वो ये था कि लॉ मिनिस्टर जो थे वो कुछ नाम जो है भारत के प्रधानमंत्री के सामने रख देते थे, कुछ नामों का पैनल भारत के प्रधानमंत्री के सामने रख दिया जाता था। भारत के प्रधानमंत्री इनमें से अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है तो किसी एक नाम को सिलेक्ट करते थे, और अगर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना है तो दो नामों को सिलेक्ट कर ये नाम भारत के राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर देते थे। और भारत के राष्ट्रपति उनमें जो भी नाम आपको फॉरवर्ड किए गए उस व्यक्ति को या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट कर दिया करते थे। ये व्यवस्था आपकी चली आ रही थी 1950 से लेकर 1990 आपका 2023 में मार्च के महीने तक ये सिस्टम चला आया, क्योंकि अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, इसको लेकर किसी तरीके का कोई कानून संसद ने नहीं बनाया। और संविधान ने क्लियर कट बोला है कि भैया आप संसद जो है अपॉइंटमेंट को लेकर कानून बनाएगी और उसके अनुसार फिर जो है अपॉइंटमेंट वगैरह किए जाएंगे। संसद ने कानून बनाया नहीं। इस तरीके से ये सिस्टम आपका मार्च 2023 तक चलता रहा कि लॉ मिनिस्टर कुछ लड़कों के नाम प्रधानमंत्री के आगे रख देते थे, प्रधानमंत्री उनमें से किसी का नाम सेलेक्ट कर राष्ट्रपति के आगे रख देते थे, राष्ट्रपति जो भी नाम उनके सामने आता था उसको अपॉइंट कर दिया करते थे। ठीक है जी, तो ये सिस्टम जो है चल रहा था, इस पर्टिकुलर तरीके से ये व्यवस्था बनी हुई थी। मार्च 2023 में मगर ये व्यवस्था बदल गई। हुआ ये कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था जिसका नाम है अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी, इनफैक्ट यूं बोलना चाहिए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक व्यवस्था दी जिसमें उन्होंने ये कहा, intention of constitution makers was not to give power to appoint chief election commissioner and election commissioners exclusively to executive। मतलब ये कि भारत के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान लिखा था तब उनका ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट करने का पावर एक्सक्लूसिवली एग्जीक्यूटिव के पास में रहे, या फिर यूं बोलूं कि उसको अपॉइंट करने का पावर एक्सक्लूसिवली भारत की सरकार के पास में रहे। ऐसा उनका कोई इंटेंशन नहीं था। आगे ये बोलते हैं, The power had to be exercised subject to any law made by the parliament। अब ये जो पावर था, इस पावर को एक्सरसाइज किया जाना था एक कानून के तहत में जो भारत की संसद को बनाना था, और अभी हमने देखा कि इस तरीके का कोई कानून पास हुआ नहीं। आगे कोर्ट बोलता है, as no such law has been made yet, so court is laying down an interim arrangement for appointment। तो आगे कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि इस तरीके का कोई कानून अभी तक बनाया ही नहीं गया है, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक इंटरिम अरेंजमेंट बना रहा है अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए। और ये इंटरिम अरेंजमेंट के तहत में इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट तब तक होगा जब तक भारत की जो पार्लियामेंट है वो अपना खुद का एक लॉ अपॉइंटमेंट के लिए नहीं बना लेती। तो कोर्ट ने क्या कहा है, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 5 जजेस की आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इनका कहना क्या है, भारत के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान लिखा था आर्टिकल 324 में ये लिखते वक्त
कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और साथ में उतने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे जो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम अपॉइंट करेगा। अपॉइंटमेंट होगा सब्जेक्ट टू द एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ये लिखते वक्त भारत के संविधान निर्माताओं की ये इच्छा कतई नहीं थी, ये इंटेंशन कतई नहीं था कि सरकार एक्सक्लूसिवली इनका अपॉइंटमेंट करे और किसी का इसमें कोई अमल दखल ना हो। सरकार एक्सक्लूसिवली जो है इसकी पावर को एक्सरसाइज करे। इस पावर को एक्सरसाइज किया जाना था भारत के पार्लियामेंट के बनाए गए किसी संविधान किसी कानून के तहत में। कानून संसद ने बनाया नहीं है, इसलिए अब जब तक कानून नहीं बनकर तैयार होता है इस बात को लेकर, तब तक हम लोग ये जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था, जो भी हम लोगों ने यहां पर देखा जिसमें ये पूरी प्रोसेस होती थी, इस पुराने सिस्टम को बदलकर हम एक नई इंटरिम व्यवस्था दे रहे हैं। और उस इंटरिम व्यवस्था के तहत में आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर से अपॉइंटमेंट कराओ जब तक कि आप खुद का कानून पास नहीं करा लेते। कोर्ट ने अनूप बरनवाल केस में ये बोला। आगे इन्होंने ये बोला कि भाई अब से हम ये व्यवस्था दे रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो अदर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होना है वो एक 3 लड़कों की कमेटी करेगी और इस कमेटी में होंगे 3 लोग। एक होगा प्राइम मिनिस्टर, दूसरे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा और तीसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोग डिसाइड करेंगे कि किसको इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट होना है या फिर किसको आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट होना है। इनके द्वारा सिलेक्टेड या फिर इनके द्वारा डिसाइडेड नेम भारत के राष्ट्रपति को फॉरवर्ड होगा और भारत के राष्ट्रपति अल्टीमेटली फिर उसके बाद में उस व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे। ये सिस्टम या फिर ये व्यवस्था पिछले साल 2023 मार्च के महीने में अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दी गई थी। इसके रिस्पॉन्स में भारत की संसद में होता यह है कि सितंबर 2023 में नया कानून पास हो जाता है। इस कानून की खासियत ये थी, इसने बोला कि ठीक है अब से इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर्स की कमेटी करेगी, मगर उस कमेटी में एक तो भारत का राष्ट्रपति होगा, एक होगा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह इन्होंने बोला कि यहां पर होगा यूनियन का एक कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है जी, तो एग्जैक्टली ये जो 3 मेंबर्स की कमेटी है इसको फॉलो किया गया, कानून बनाया गया, मगर सीजेआई का नाम हटा के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम हटा के उसकी जगह पर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का नाम डाल दिया गया। तो अब क्या व्यवस्था हो गई, ये जो नया कानून पास हुआ 2023 में, जिसका नाम हम लोगों ने स्लाइड पर देखा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स यानी कि अन्य चुनाव आयुक्तों की भर्ती या इनका सिलेक्शन कौन करेगा, 3 लड़कों की कमेटी करेगी। उस कमेटी में कौन कौन है, उस कमेटी में एक तो आपका भारत का प्रधानमंत्री है, दूसरा एक यूनियन का कैबिनेट मिनिस्टर है और तीसरा आपका लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा या फिर लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो भी है लोकसभा में उसका लीडर होगा। तो ये 3 लोग जो है आपका अपॉइंटमेंट करेंगे। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम जो है इस कानून ने काट दिया। अब इस बात को लेकर, इस कानून का या फिर इस एक्ट का जब से ये पास हुआ है तब से बड़ा जबरदस्त क्रिटिसिज्म हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना इस पैनल से और उसकी जगह पे यूनियन मिनिस्टर को इसमें शामिल करना इस कानून के क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा कारण है। इसकी वजह यह है कि इससे होता यह है कि जो 3 मेंबर्स की कमेटी है इसमें आपका जो एग्जीक्यूटिव है या फिर आपकी जो सरकार है उसको 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है। अगर 3 लड़के बैठे हुए हैं, एक आपका प्रधानमंत्री है, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है जो आज की तारीख में होम मिनिस्टर है जिनको शामिल किया गया इस कमेटी में, और तीसरा आपका लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो कैबिनेट मिनिस्टर कभी अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ तो जाएगा नहीं। अगर प्रधानमंत्री ने कोई एक नाम डिसाइड कर लिया है कि भाई रामलाल नाम के एक लड़के को अपने को अपॉइंट करना है, तो कैबिनेट मिनिस्टर जो आपका होम मिनिस्टर या कोई भी दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर हो वो क्योंकि अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं जाएगा, तो वो भी हाँ बोलेगा कि प्रधानमंत्री ने भाई जिसका नाम रामलाल साहब का नाम अगर डिसाइड किया तो रामलाल साहब को अपॉइंट किया जाएगा। अब लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का बोले कि भाई रामलाल को अपॉइंट मत करो, श्यामलाल को अपॉइंट करो, तो बोलता रहे 2-1 की मेजोरिटी से रामलाल का नाम अल्टीमेटली अप्रूव हो जाएगा और प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा और प्रेसिडेंट को उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में ये जो नई व्यवस्था निकल कर आई है इसमें सरकार की, भारत सरकार की या फिर एग्जीक्यूटिव की अभी भी जो है अथॉरिटी बनी हुई है। तो ये जो पूरी प्रोसेस की गई थी, अनूप बरनवाल का केस लड़ा गया और सारी बातें की गई, इसका कोई मतलब नहीं निकला। सारी कहानी शुरू हुई थी इस बात से कि भाई सरकार अपनी मनमर्जी के आदमी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट करवा देती है। यह व्यवस्था बंद होनी चाहिए। कोर्ट ने भी इस बात को माना और उन्होंने ये नई व्यवस्था दी जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, एक लीडर ऑफ अपोजिशन था और प्राइम मिनिस्टर था। इससे हुआ ये कि सरकार की जो अपनी एक अथॉरिटी थी वो चली गई, मगर सरकार ने कानून पास करके एक तरीके से वो कहते हैं यूनो रिवर्स मार दिया। यूनो रिवर्स ऐसे मार दिया कि अब क्योंकि प्रधानमंत्री जो भी नाम डिसाइड करेगा कैबिनेट मिनिस्टर उसके खिलाफ जा नहीं सकता, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को जो बोलना है बोलता रहे, डजंट मैटर, सरकार की अथॉरिटी फिर से आ गई। तो वही ढाक के 3 पात वाली बात है, घूम फिर कर आप अल्टीमेटली वहीं पहुंच गए जहां से शुरू हुए थे। और इस पूरी एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं निकला और अभी भी सरकार की ही चलेगी इस पर्टिकुलर मसले में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर किसको अपॉइंट करना है या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर किसको अपॉइंट करना है। अब इस पूरे क्रिटिसिज्म में सरकार का अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि भैया कोर्ट ने जो फैसला दिया था और वो तो एक एडहॉक अरेंजमेंट था, वो एक काम चलाऊ व्यवस्था थी और कोर्ट ने खुद बोला था कि जब तक हमारा कानून पास नहीं हो जाता संसद के द्वारा, संसद एक कानून इनैक्ट नहीं कर देती, तब तक ये व्यवस्था चलेगी। अब हमने कानून बना लिया है, कानून हम जैसा भी बनाए, आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि कानून सही है या गलत है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि हम वो पुरानी व्यवस्था लेकर आए, क्योंकि वो पुरानी व्यवस्था एक एडहॉक अरेंजमेंट था। उसको हटाकर हम जिस भी तरीके का कानून पास करना चाहते हैं, इनैक्ट करना चाहते हैं, वो हमारा विशेषाधिकार है। आपको उस पर प्रॉब्लम है, आप कानून को चैलेंज कर दो, मगर आप ये नहीं कह सकते कि इसको हटा दिया उसको रख लिया, ये हमारा प्रेरोगेटिव है, इसमें आप दखलंदाजी नहीं कर सकते। अब जब ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया गया और ये पूरा क्रिटिसिज्म हो गया, तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस नए कानून को स्टे करने को लेकर, इस कानून को रद्द करने को लेकर, इस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर कई सारी अपील जो हैं फाइल हो चुकी हैं। और जितनी अपीलें फाइल हुई हैं, कोर्ट ने एक के बाद एक जो है उन अपीलों को बार बार रिपीटेडली जो है रिजेक्ट किया है, इनको स्वीकार नहीं किया।
अब जब कोर्ट ने उस कानून के ऊपर रोक लगाने से मना कर दिया, या फिर ये जो इस कानून को जो स्टे करने को लेकर काफी सारी पिटीशंस फाइल हुई थी, जब उनको रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद में अब ये आपका फरवरी मार्च के महीने में होता यह है कि जब ये 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट वगैरह खाली होती हैं, तो लोग फिर पहुंच गए कोर्ट इस बात को लेकर कि ये 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट जो है इसको रुकवाया जाए किसी तरीके से। कानून अगर नहीं रुक रहा है तो फिर इनकी अपॉइंटमेंट को रुकवाया जाए। और आर्ग्यूमेंट फिर यही दिया गया कि साहब आपने खुद बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कि भैया अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूटिव के से फ्री होनी चाहिए, या फिर एग्जीक्यूटिव की एकमात्र जो मर्जी है वो नहीं चलनी चाहिए, एकमात्र एग्जीक्यूटिव की जो इच्छा या विल है वो प्रिवेल नहीं होना चाहिए। दूसरे जो आपके सेक्शन है डेमोक्रेसी के उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सरकार का जो कानून है आपके इस पर्टिकुलर जजमेंट के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है, क्योंकि चल तो अभी भी एग्जीक्यूटिव की रही है, सरकार जिसको चाहेगी उसको अपॉइंट करेगी और उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये जो पॉइंट है इसके चलते आपका ये पूरा का पूरा जजमेंट ही एक तरीके से नल एंड वॉइड हो जाता है इस कानून के तहत में। तो आप इसके ऊपर कुछ करें, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हाल फिलहाल में जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनकी अपॉइंटमेंट को आप स्टे पे डाल दीजिए, या फिर ये बोल दीजिए कि इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो पुराने आपकी जो व्यवस्था आपने दी थी उसके तहत में होगा, ना कि नए कानून के तहत में होगा। अब हुआ यह है कि कोर्ट ने इस पर्टिकुलर तरीके की याचिकाओं को भी स्वीकार नहीं किया है, मगर यहाँ पे आपका इस तरह से कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इसके ऊपर राजनीति भी हो रही है, शोर शराबा भी हो रहा है, और हिंदू में लोग भर भर कर आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो एक अच्छी खासी संभावना बनती है कि इलेक्शन कमिश्नर्स की टर्म्स, अपॉइंटमेंट, प्रोसीजर, इसके ऊपर कुछ ना कुछ सवाल वगैरह बनेंगे। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई थी, ये मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस किस तरीके के बन सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज की तारीख में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है वो किस कानून के तहत में किया जा रहा है। तो हमको याद रखना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, इनका अपॉइंटमेंट इसके तहत में किया जा रहा है। दूसरा ये कि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन सी कमेटी करती है, इस कमेटी में कौन कौन होता है। तो उसका जवाब हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसके नाम पर आज की तारीख में होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, और तीसरा या तो लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन, या फिर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो भी आपका लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसका लीडर। 3 लोग जो है ये डिसाइड करेंगे, अपनी मनमर्जी से किसी को भी डिसाइड कर लेंगे ऐसा भी नहीं है। इनको कुछ नाम फॉरवर्ड किए जाएंगे एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, और ये उस पर्टिकुलर नामों में से फिर जो भी नाम है उसको इलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा, एक तो आपका लॉ मिनिस्टर होगा, और साथ में आपके 2 सेक्रेटरी रैंक के जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो बेसिकली बाबू या फिर IAS ऑफिसर्स हैं, ये 3 लोग मिलकर कुछ नाम सेलेक्ट करेंगे। उन नामों को फिर इनको फॉरवर्ड किया जाएगा और उनमें से फिर ये फर्दर अपना अपॉइंटमेंट वगैरह करेंगे। ये व्यवस्था जो है चलेगी। भारत के यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इलेक्शन कमीशन भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत में बनाया गया। जवाब हो जाएगा आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन को लेकर क्या कहा गया है, तो ये भी अपने को याद रखना है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, ये तो बोला गया, मगर कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स उसके साथ में होंगे ये प्रेसिडेंट को डिसाइड करने का पावर दिया गया है, और वो लोग इस बात को डिसाइड करेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपकी इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी के तौर पर कब तक काम करती थी। जवाब हो जाएगा 1989 तक करती थी, या 1989 के पहले तक करती थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी कब बनी, जवाब है 1989 में बनी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की टर्म्स ऑफ कंडीशन और सर्विस कंडीशन सब कुछ चीज़ों को लेकर कानून कब पास हुआ, जवाब है 1991 में हुआ। उसके मगर ये अनूप बरनवाल केस के पहले क्या प्रोसीजर फॉलो होता था, तो वो अपने को याद रखना है कि तब लॉ मिनिस्टर नाम फॉरवर्ड करता था प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करके प्रेसिडेंट को करता था, और प्रेसिडेंट अल्टीमेटली उस व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया करता था। किस केस के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को बदल दिया, जवाब है अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और ये कब आया था, मार्च 2023 में। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसके ऊपर फैसला दिया था। आर्ग्यूमेंट क्या था, ये लॉजिक क्या था, एग्जीक्यूटिव के पास में एक्सक्लूसिव पावर नहीं हो सकता। इन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, तो ये 3 नाम अपने को याद रखना पड़ेंगे, PM, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इतना अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो क्रिटिसिज्म वगैरह वो भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया। अगर इसके ऊपर मेंस में कुछ लिखने में आता है तो फिर ये आर्गुमेंट भी जो है आप आगे रख सकते हैं, एंड इसकी मदद से फिर अपना क्वेश्चन का जो भी जवाब है आप वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा इस न्यूज़ में और कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में, देखते हैं उसे।